Hello everyone, I am Shifangi Anand, your science teacher. I hope all of you are doing very well. So our today's topic is an on-demand topic, and that is extraction of metals from the chapter metals and non-metals. So without much delay, let's dive into our today's video. So students, for studying extraction of metals, certain vocabulary you have to be familiar with, and that is minerals, ores and metallurgy. So let's start from what is minerals. So students, minerals are the naturally occurring compounds that contain our metal. तो बेसिकली जो मेटल है वो धरती के क्रस्ट पे, अर्थ के क्रस्ट में जिस कंपाउंड में पाया जाता है, जिस कॉम्बिनेशन में पाया जाता है नेचुरल रिसोर्स की तरह, that is our mineral. So minerals are the compounds combination of the metal with other compounds, with other metals or non-metals, from which metal is taken out. दोबारा से बता देती हूँ, मिनरल्स कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हमारा मेटल छिपा होगा, ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव. ओके, सो अर्थ की क्रस्ट पे जब वो नेचुरली पाए जाते हैं वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में ही पाए जाते हैं, या कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड, किसी भी तरह के कम्बिनेशन में ही होते हैं वो, ठीक है, बिकॉज वो रिएक्टिव ही इतने ज़्यादा होते हैं. तो उस कॉम्बिनेशन को, ठीक है, हम मिनरल कह देंगे जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करेगा, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल्स. नाउ व्हाट इज ऑर्स? स्टूडेंट्स, और भी मिनरल ही है, ओर्स, लेकिन वो ऐसा मिनरल है जिसमें से हम मेटल को प्योरीफाई करके या प्योरिटी से निकालना बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है. So you can look at the definition. Minerals, these are ores are those minerals from which metal can be extracted easily or conveniently, cheaply or economically. मतलब ऐसे minerals, देखो एक मेटल जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, नेचुरली. तो वो बहुत सारे कंपाउंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है नेचुरली उसमें से उसको बाहर निकालना आसान हो, ठीक है. कईयों में से बहुत मुश्किल और बहुत महंगा भी हो सकता है, और कईयों में से थोड़ा सस्ता, कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता और आसान हो सकता है. तो जिनमें से सस्ता और आसान होगा, ईजी एंड चीपली, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकली, उन मिनरल्स का नाम हमने बदल के ओर्स रख दिया, ठीक है. सो बेसिकली ये सपोज ये पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स मिनरल्स ही है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत ही, जिनमें से मेटल्स को निकालना इजी है, तो उन मिनरल्स का नाम हमने ओर्स में ओर्स कर दिया, ठीक है. सो अब दीज आर द एग्जाम्पल. जैसे आपको वन मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नेम द ore of aluminium, that is bauxite. Ore of mercury, this is a symbol of mercury, Hg, cinnabar. Ore of sodium is rock salt. Ore of zinc is zinc blende. Ore of iron is hematite and magnetite. So students, क्लियर हो गया मिनरल्स एंड ऑर्स क्या होता है. मिनरल्स वो कंपाउंड है जिसमें मेटल हमारा जो है वो नेचुरली पाया जाएगा धरती के सरफेस पे, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है. और लेकिन उन सभी मिनरल्स में से कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिनमें से हम बहुत आसानी से अपने मेटल को ह्यूमन यूज के लिए बाहर निकाल सकते हैं, पूरा एक फैक्ट्री या सेटअप लगा के. उन मिनरल्स का नाम हमने और रख दिया. नाउ व्हाट इज मेटलर्जी? अब देखो, मेटल जिस तरह से अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है वो एक कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा, विच इज मिनरल. लेकिन अगर हमें मेटल यूज करना हो, सपोज जैसे यू कैन से, जैसे हमें सिलिकॉन यूज करना हो, ठीक है, मोबाइल में के चिप में लगाना हो, तो हम अगर सिलिकॉन को विद इम्प्योरिटीज डाल देंगे तो फिर तो वो सिस्टम खराब हो जाएगा. और भी, जैसे सपोज हमें आयरन गेट बनाना है, ठीक है, तो हमें आयरन चाहिए ना, हमें आयरन का कंपाउंड थोड़े ना चाहिए. तो इस तरह से ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए जो मेटल्स यूज होते हैं उनको पहले अपनी ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उस पूरे मेथड को, वो उसके लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री लगती है, ठीक है, वो उस पूरे मेथड का नाम है मेटलर्जी. मेटलर्जी इज द मेथड और इट इज द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल. एक्सट्रैक्टिंग मतलब उसमें से उसको निचोड़ लेना, बाहर निकाल लेना. किस में से? किसको? मेटल को, अपने उसके कंपाउंड, पूरे कंपाउंड में से, ठीक है. So metallurgy is the method of extracting metals from their mineral ores. It requires the chemical and physical behavior of the ores.
मतलब मेटलर्जी की स्टडी करने के लिए हमें मेटल जिस कंपाउंड में वो पाया जा रहा है अपनी ओर में, उसकी ओर की फिजिकल और केमिकल बिहेवियर को भी स्टडी करना पड़ता है. सो this is the introduction for extraction of metal. So let's move on to our main topic of today, which is extraction of metal. Yes, students, these are the steps that are involved in extraction of metals. Number one step is selection of ore. सबसे पहले तो हम बहुत सारे मिनरल्स में से ऐसा मिनरल सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ हम बहुत ही कन्वीनियंटली और सबसे सस्ता मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ओर. Second step is crushing and grinding of ore. Once we have selected our ore, so students ये जो ore है मेटल का जनरली बहुत हैवी रॉक सॉल्ट जैसे हैवी होता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो एक पहाड़ टाइप एस्टेब्लिश हो जाता है ना, बन जाता है ना जब वो ठंडा होता है. तो इतने बड़े बड़े रॉक सॉल्ट रॉक की फॉर्म में होता है हमारे पास और या मिनरल. तो हमारा सेकेंड स्टेप जो है उसमें हम क्या करते हैं, जब हमने ओर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद उसको तोड़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है. माइन्यूट इज अ साइंटिफिक वर्ड विच मीन्स वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल. तो उसको तोड़ तोड़ के ग्राइंड करके क्रश करके उस सेकेंड स्टेप जो है हमें यही सेकेंड स्टेप है, उसको ग्राइंड करना होता है. थर्ड स्टेप इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ओर. अब हमने क्या करना है, देखो बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में जब नेचुरल ओर हमारे पास अवेलेबल होता है. तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर मतलब उसमें से हमने सिर्फ ओर वाला पार्ट कलेक्ट करना है, मतलब जितना हो सके उसको कंसेंट्रेट कर दो, इकट्ठा कर दो. मतलब फिजिकल इम्प्योरिटीज को या तो हाथ से ही हटा दो, ठीक है, और मैनुअली भी, बट ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है. तो अगर है तो कर दो, अगर नहीं तो फिर ये स्टेप्स है जिनसे हम मेटल के ओर को कंसंट्रेट कर सकते हैं. इट्स बेसिकली कि जैसे सपोज हमारे पास कोई दाल है जिसमें कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, या चावल है, राइस है, उसमें हस्क प्रेजेंट है, तो हम उसको साइड करते हैं ना, आटा है या उसको छानना. तो छानने के बाद जो बचा रह जाता है वो फिजिकल इम्प्योरिटी है, वो हाथ से नहीं सिलेक्ट करके हम साइड कर सकते, ठीक है, इसलिए हम छाननी यूज करते हैं. तो वो उस छन्नी वाले प्रोसेस का मतलब ही कंसंट्रेशन है कि कंसंट्रेट कर दो मेन मटेरियल जो हमको चाहिए. सो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, these are the four methods of concentration of ore depending upon the properties of physical properties of ore or our metal and the impurities. इनमें से हम कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हैं. सो अवर फर्स्ट मेथड इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. अब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम तब अप्लाई करेंगे अपनी ओर के ऊपर जब या तो मेटल या फिर उसकी इम्प्योरिटी हाइड्रोफिलिक हो, एक हाइड्रोफिलिक हो और दूसरा हाइड्रोफोबिक हो. अब हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मतलब जो पानी में घुल जाएगा. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, कि जो पानी में घुलेगा ही नहीं. तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हम तब यूज करेंगे जब मेटल या फिर उसकी इम्प्योरिटी दोनों में से कोई एक हाइड्रोफिलिक हो और दूसरा हाइड्रोफोबिक हो. तो क्या होगा, देखो जब हम बहुत बड़े टैंकर में इस तरह से वाटर डाल देंगे, ठीक है, और हमने वो अपना जो कंसंट्रेट जो क्रश और ग्राइंड करके मेटल हमारे पास पड़ा हुआ हमने उसमें डाल दिया, ठीक है. अब क्या होगा, देखो तो अगर मेटल हाइड्रोफोबिक है तो वो डिजोल्व नहीं होगा पानी में, ठीक है, और ऑयल, उसमें ऑयल भी हम डालेंगे, ठीक है, वो ऑयल वाले पार्ट में रह जाएगा, ठीक है. और इम्प्योरिटी अगर हाइड्रोफिलिक है तो वो पानी में घुल जाएगी, ठीक है. उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर से जैसे मधानी के साथ हम लस्सी निकालते हैं या मक्खन निकालते हैं, तो ऑयल कंटेंट बीइंग लाइटर वो ऊपर आ जाता है ना. तो उसी तरह से उसके बाद हमने मैकेनिकली उसको एक तरह से वो उसको रोटेशन देनी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करनी है हमने वहां पे, ताकि ऑयल कंटेंट ऊपर आ जाए, ठीक है. तो अगर तो हमारा मेटल हाइड्रोफोबिक है तो वो ऊपर आ जाएगा, फ्रोथ बन जाएगी, झाग सी बन जाएगी, ठीक है. इसीलिए इसका नाम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है. फ्रोथ बन के फ्लोट करेगी ना, तो हमने उस फ्रोथ को इकट्ठा कर लेना है. उस फ्रोथ में हमारे पास हमारा मेटल होगा और इम्प्योरिटी बीइंग हाइड्रोफिलिक वो वाटर में डिसॉल्व हो चुकी होगी. और इसका रिवर्स होगा, अगर हमारा इम्प्योरिटी हाइड्रोफोबिक है और मेटल हाइड्रोफिलिक है तो फिर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा, मेटल का कंपाउंड, और इम्प्योरिटी फ्रोथ बन के साइड पे हो जाएगी, ठीक है. उसको हम साइड करेंगे मैनुअली. अवर नेक्स्ट प्रोसेस इज मैग्नेटिक सेपरेशन. एज द नेम इम्प्लाइज, मैग्नेटिक सेपरेशन, कि हमने मैग्नेट की प्रेजेंस में सेपरेट करना है. तो ये तभी हो पाएगा if either the metal or the impurity, one of them is magnetic material, दोनों में से कोई एक magnetic material हो. It is usually used for separation of iron ores because iron is magnetic. तो
दोनों में से एक अगर मैग्नेटिक है तो क्या होगा, देखो वी विल अप्लाई फोर्स ओवर हियर, यहाँ पे बेल्ट के थ्रू, दिस इज अ मैग्नेटिक बेल्ट, एक मैग्नेटिक बेल्ट होगी और हम यहाँ पे रोटेशन देंगे। जैसे रोटेशन देंगे ऊपर से हमने मेटल और कंसंट्रेटेड ओर हमने ऊपर से ऐड किया, ठीक है, जो कंसंट्रेटेड ओर है सेकंड स्टेप में, उसमें से अगर तो मेटल हमारा मैग्नेटिक है, ठीक है, तो वो इस बेल्ट के साथ नीचे जाएगा, जब यहाँ पे जाएगा तो सीधा नीचे गिर जाएगा, ठीक है, कलेक्ट हो जाएगा नीचे, बहुत बड़ी हमारे पास सरफेस होगा, यहाँ पे हमारे पास मेटल कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से मेटल और उसकी इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी using the method of magnetic separation, because one of them is magnetic material, it will get stuck with this magnetic belt and then it will drop down over here, and the impurity being non-magnetic वो साइड पे स्लाइड हो जाएगी, ठीक है, गिरी जाएगी बेल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज केमिकल सेपरेशन मेथड और लीचिंग। नाउ केमिकल सेपरेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है हम कोई केमिकल कंपाउंड लेंगे एक्स्ट्रा, वो कंपाउंड सॉल्वेंट की फॉर्म में होगा, मतलब लिक्विड होगा। अब इसमें हमने मेटल डाल देना है, मेटल और डाल देना है, और इसके साथ क्या कर जाएगा, और में से मेटल रिएक्ट कर जाएगा और इम्प्योरिटी अलग रह जाएगी, ठीक है, इम्प्योरिटी नीचे आ जाएगी, क्योंकि वो हमने सॉल्वेंट ही ऐसा लेना है ताकि इम्प्योरिटी जो है वो उसके साथ रिएक्ट ही ना करे लेकिन मेटल रिएक्ट करे। तो मेटल एक अपने केमिकल सॉल्वेंट के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और डिजोल्व हो जाएगा, इम्प्योरिटी नीचे ड्रॉप हो जाएगी, उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास मेटल उसमें से हम निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। सो दिस इज केमिकल सेपरेशन और लीचिंग। नेक्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन मेथड और हाइड्रोलिक सेपरेशन, ठीक है। हाइड्रोलिक वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि इसमें हमने वाटर यूज करते हैं। देखो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड जो है ना, ये दिस अकर्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द हैवीनेस और डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द मेटल और एंड इट्स इम्प्योरिटी। अब देखो हमने क्या करना है, मेटल की जब ग्राइंड कर दिया हमने मेटल को, उस मेटल की और को उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने हैवी वाटर का फ्लो करवाना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वाटर ऐड होगा तो ये सारा नीचे आ जाएगा, जब इसमें से जो भी पार्ट हल्का होगा, अगर तो मेटल हल्का है और हल्का है तो वो पानी के साथ नीचे बह जाएगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। और अगर इम्प्योरिटी हल्की है, क्योंकि दोनों की डेंसिटी और हैवीनेस के डिफरेंस क्या ही हमने यूज करना है ना इस मेथड में, तो अगर तो इम्प्योरिटी हल्की है तो वो पानी के साथ बह के नीचे आ जाएगी और यहाँ पे हमारा मेटल स्टक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये स्लैंटिंग इस तरह इसीलिए बनाई है, ठीक है। सो दिस वे वी कैन सेपरेट द मेटल फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी, मेटल और फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटी। दोबारा देख लो, आइदर मेटल और इट्स इम्प्योरिटी इज मोर हैवी, तो दोनों में से जो भी ज्यादा हैवी होगा वो यहाँ पे स्टक हो जाएगा, ठीक है, इस स्लैंट पे, और जो लेस हैवी है, हल्का है, वो लाइटर है, वो पानी के साथ बह जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ इस तरह से हम कलेक्ट कर लेंगे। So this is gravity separation method. So these are the 4 methods of separation, or you can say concentration of ore. Moving on to conversion into oxide. So students, now I'm erasing this. You can take a snapshot and pause and take this screenshot of this part. Yes students, so next is our conversion of oxide. So students, once हमने मेटल के ओर को कंसंट्रेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद हमारा जो मेथड होता है उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना होता है हमने, ठीक है, मेटल को उसकी ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसके लिए 2 मेथड्स अवेलेबल है, वन इज रोस्टिंग एंड द अदर इज कैल्सिनेशन। स्टूडेंट्स इसमें से क्या होता है, देखो आपने जो रोस्टिंग वाला पार्ट है, रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड और, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ZnS और यू कैन से आयरन पायराइट, ठीक है। रोस्टिंग सल्फर और सल्फाइड ओर्स के लिए होती है, ठीक है। अब रोस्टिंग है क्या, कन्वर्शन इनटू ऑक्साइड, हमने मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। अब सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास हमारा मेटल ऑक्साइड आएगा, ठीक है, सल्फर बाहर चला जाएगा, और इसको भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करेंगे, हमारे पास हमारा मेटल ऑक्साइड आ जाएगा, सल्फर बाहर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देख लो, रोस्टिंग में हमने मेटल के ओर को हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये सल्फाइड ओर्स के लिए
सॉरी और सल्फाइड ओर्स में ऑक्सीजन नहीं होता, इसलिए हमें ऑक्सीजन बाहर से ऐड करना होता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑक्साइड में बनाना है ना, हमारा थीम तो यही है कि मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। और कैल्सिनेशन जो है, कैल्सिनेशन ये कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है, सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। तो क्योंकि ये अपनी कार्बोनेट ओर्स के लिए होती है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब क्योंकि कार्बोनेट ओर्स में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसको हमने सिर्फ हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हमें प्रेजेंस में करना पड़ता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको हीट करेंगे, हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? आपने इसको क्रैम नहीं करना आपने ये याद रखना है कि रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होती है और सल्फाइड ओर्स में ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए रोस्टिंग में हमें हीट करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है हमने मेटल को। और कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर्स की होती है और कार्बोनेट ओर्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन अवेलेबल है, इसलिए इसको हम हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? नाउ दिस इज द फोर्थ स्टेप। अब वंस हमने मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमें उसकी रिडक्शन करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन। आई एम इरेजिंग दिस। अब स्टूडेंट्स रिडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, देखो रिडक्शन हमें पता है, रिडक्शन की डेफिनेशन भी यही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो सपोज हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, इसको कार्बन की प्रेजेंस में हीट कर दिया, कार्बन इज कोक, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया और जिंक हमारे पास मेटल इकट्ठा हो गया, ठीक है, और यही तो हमने करना था। दिस इज रिडक्शन, फिफ्थ स्टेप रिडक्शन। इसी तरह से हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वाटर रिलीज हो जाएगा और जिंक मेटल बाहर, ठीक है, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब कुछ मेटल्स देखो बच्चे, कुछ मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड K2O एंड सोडियम ऑक्साइड NaO, ठीक है, Na2O। अब these are very very reactive metals, but especially potassium and sodium। तो इनकी जो ऑक्साइड है ये हीट करने से नहीं, इसमें से ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी, तो बिकॉज दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, तो इनकी रिडक्शन जो है वो होगी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मतलब हमें आप ये कह सकते हो कि इस तरह से हम एक मीडियम लेंगे, ठीक है, दो प्लेट्स लगाएंगे, एनोड और कैथोड, ठीक है, बैटरी बीच में, एनोड और कैथोड हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और मेटल इन दोनों में से, ठीक है, मेटल बीइंग पॉजिटिव ये क्या चला जाएगा, ये नेगेटिव के साथ जाके अटैच कर जाएगा, ठीक है, कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन है वो हमारी रिलीज हो जाएगी एनोड पे, ठीक है। दोबारा देख लो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अब हमें, तो उसके लिए हम एनोड और कैथोड दो प्लेट्स लगा देंगे, ठीक है, और मेटल का जो ऑक्साइड है उसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, डिजोल्व कर देंगे सॉल्वेंट में। अब क्या होगा, उसमें से मेटल पॉजिटिव आया ना तो वो कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो इस तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट साइड ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अब कुछ मेटल्स इस तरह के होते हैं जैसे कि यू कैन से दिस सिल्वर ऑक्साइड, इनको सिर्फ हम हीट ही करेंगे तो सिल्वर सेपरेट हो जाएगी और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, और गोल्ड का ऑक्साइड, ठीक है, अलग हो जाएगा सीधा ही सिंपली हीट करने से, ठीक है। सो ये बहुत ही, बिकॉज इनकी ऑक्साइड वेरी लेस स्टेबल, ठीक है। अब दोबारा देख लो, आई एम समिंग अप द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिडक्शन में हमने क्या करना है, क्योंकि जस्ट बिफोर रिडक्शन हमारे पास मेटल अपनी ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, आपने लिंक नहीं छोड़ना, हर एक स्टेप का पीछे से लिंक है, ठीक है। तो रिडक्शन जो है वो में हमने क्या करना है, ऑक्साइड में जो कन्वर्ट कर लिया हमने मेटल को फोर्थ स्टेप में, उसको हमने उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया, मेटल अलग कर लेना, ठीक है। तो ये हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ कोक, कार्बन, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, या अगर लेस स्टेबल है सच एज गोल्ड ऑक्साइड एंड सिल्वर ऑक्साइड तो वो सिर्फ हीट करने से ही सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन कुछ मेटल्स जो है सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, दे आर वेरी रिएक्टिव, तो इनकी, और यू कैन से वेरी स्टेबल,
इनकी ऑक्साइड बहुत ही स्टेबल फॉर्म में अवेलेबल, मतलब बहुत ही स्टेबल होती है, तो इसीलिए इसको हम हीट करके सेपरेट नहीं कर सकते, इसको हमें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो उसमें दो नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट्स अटैच होंगी, पॉजिटिव हमारा जो कि मेटल है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, उस पर जाके अटैच कर जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएगी, रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रिफाइनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्टेप में क्या होगा, देखो दिस इज बेसिकली, अब हमारे पास मेटल तो आ गया फिफ्थ स्टेप तक, लेकिन वो 100% प्योर नहीं है, तो इसको यू कैन से 99.99% प्योरिटी हासिल करने के लिए हमें मेटल को रिफाइन करना पड़ेगा, और ये जो मेथड है ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस ही है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, कॉपर की एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, सी देखो, जिस सपोज हमने कॉपर को रिफाइन करना है इलेक्ट्रोलिटिकली, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करनी है। ठीक है, अब क्या है, देखो हमने फिर से एक बीकर लिया। ठीक है, दो प्लेट्स लगा ली, एनोड और कैथोड लगानी है। ठीक है, देखो जो भी हमारे पास यू कैन से यस, जो भी मेटल हमने प्योरीफाई करना है उस मेटल का हमने सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, जैसे कॉपर को हमने प्योरीफाई करना है, कॉपर का सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, और उसी कॉपर का हमने प्योर मेटल का हमने एक तरह से यहाँ पे कैथोड ले लेना है। ठीक है, इसी मेटल का हम कैथोड ले लेंगे। ठीक है, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। ठीक है, और एनोड पे हमने, एनोड नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल पे हमने उस मेटल जो इम्प्योर मेटल है उसको हमने उसकी प्लेट की फॉर्म में उसको हमने अटैच कर देना, इम्प्योर मेटल। ठीक है, इम्प्योर मेटल को हमने एनोड की फॉर्म में प्लेस कर देना है, फिर उसी मेटल का प्योर मेटल अलग से लेके हमने कैथोड की प्लेट बना लेनी है, और जिस मेटल को हमने सेपरेट करना है उसका ही अलग से हमने कॉपर सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, हमने अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होगी, ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहाँ पे कॉपर है ना, कॉपर यहाँ पे बना देते हैं। देखो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, कॉपर अपने टू पॉजिटिव आयन और टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज कर देगा, स्प्लिट कर जाएगा। अब कॉपर टू पॉजिटिव सॉल्यूशन में गिर गया, यहाँ से एनोड से गिरता जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही हमारा मोटिव था कि इम्प्योर मेटल में को हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो स्प्लिट करके अपने पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा यहाँ से। ठीक है, और अब जो दो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं ये इस एनोड को दे देगा, क्योंकि एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से पूरे सर्कुलेट करते जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, अब वो इलेक्ट्रॉन्स तब यहाँ पे जब गए, ठीक है, कैथोड पे जब जाएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा ये। अब Cu2 पॉजिटिव जो है वो कैटायन है, तो नेगेटिव, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जब उसने यहाँ से दिए थे तो वो यहाँ पहुंच गए ना। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाएंगे तो कॉपर जो है वो तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, अब ये इधर जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा। एट कैथोड कॉपर 2 पॉजिटिव अपने ही दिए हुए इलेक्ट्रॉन्स वहां जाके ले लेगा। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में, प्योर फॉर्म में एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल ये पूरी की पूरी जो मेटल है, इम्प्योर मेटल पूरा डिप्लीट हो जाएगा। ठीक है, डिप्लीट होकर इसमें से सारा मेटल चला गया, और वही जितना मेटल यहाँ से डिप्लीट होगा उतना इसके ऊपर चढ़ जाएगा वो मेटल। ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, ये तो पहले से ही प्योर था, अब इसमें से और प्योर मेटल डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और नीचे लास्ट में हमारे पास जितनी भी इम्प्योरिटी है वो लास्ट में जो रह जाएगी उसको हम एनोड मड के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जा सकता है, व्हाट इज एनोड मड, सो यू विल से in the electrolytic refining of the metal, during the extraction of metal, the impurities that are deposited below, just below the anode, are known as anode mud. Yes students, I hope आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा, extraction of metals. If you have any query you can comment down below and you can tell me any topic that you want me to make the video on. Thank you students, happy learning, bye bye, thank you for coming on my channel. Stay healthy, stay positive.